नमस्कार दोस्तों, आपका जी न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में 100 एमसीक्यू है। आज हम देखेंगे कि इन सब एमसीक्यू में कैसे कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और पीसीएस जी सब में पूछा जाता है। आर पीसीएस जी एसएससी सीजीएल। तो पहला क्वेश्चन, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, संस्कृत और इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जो संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सही उत्तर है पतंजलि, कात्यायन या पाणिनि या वेद व्यास। सही उत्तर है पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसकी रचना आचार्य पाणिनि ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की थी। इसमें 8 अध्याय हैं। पहला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ को भारत का पहला पूर्ण नाटक माना जाता है और जिसमें राजा दुष्यंत की कथा है? पहला मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। उत्तर है सी, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना है। इसका अनुवाद सर्वप्रथम अंग्रेजी में सर विलियम जेम्स ने किया था। तो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ को भारत का पहला पूर्ण नाटक माना जाता है, जिसमें राजा दुष्यंत की कथा है। तो क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम है। उसके बाद है, कल्याण के किस ऐतिहासिक ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णन है, जिसमें भारत की पहली प्रामाणिक इतिहास पुस्तक माना जाता है? सही उत्तर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी की रचना कलहर ने 12वीं शताब्दी में की थी। इसमें प्राचीन काल से लेकर महाकाव्य काल तक के कश्मीर का सटीक इतिहास है। गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो सही उत्तर है, गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, जो मुद्रा राक्षस है नाटक है, वो किस रूप में ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? गुप्त, मौर्य और चाणक्य के द्वारा नंद वंश का नाश। तो मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक संस्कृत नाटक है, जिसमें चाणक्य की राजनीतिक चालों और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की पूरी कथा का वर्णन। अगला क्वेश्चन क्या, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कुंवर भट्ट ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध जीवनी की रचना की थी? सही उत्तर है हर्षचरित। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी है, जिसमें कुंवर भट्ट ने अपने आश्रयदाता राजा हर्षवर्धन के जीवन और उनके काल का वर्णन किया था। कादम्बरी भी कुंवर भट्ट की रचना, परंतु यह एक उपन्यास है और प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के दरबारी कुंवर भट्ट ने जीवनी की रचना की है हर्षचरित में। भक्ति काल और रीति काल के बारे में देखते हैं। अवधी भाषा में रचित कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। मुगल सम्राट अकबर गोस्वामी तुलसीदास की 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचयिता अयोध्या और वाराणसी में की थी। वह मुगल सम्राट अकबर और संत कबीर की परंपरा के बाद के काल समकालीन से जुड़े हैं। ब्रज भाषा के महान कवि सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर प्रमुख रूप से किस विद्या और विषय पर आधारित है? बताइए। जो ब्रज भाषा के महान कवि सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर मुख्य रूप से किस विद्या और विषय पर आधारित है? सही है ये इसका आंसर, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और भ्रमर गीत पर। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और भ्रमर गीत पर आधारित है। सूरदास को वात्स्य रस का सम्राट कहा जाता है। पूछा नहीं आता सूरदास को क्या कहा जाता है? वात्स्य रस का सम्राट कहा जाता है। उनकी रचना सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों की विरह भ्रमर गीत का अत्यंत सुंदर विवरण है। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है और वे किस राजा के काल की घटना से प्रेरित है? तो ठेस, अवधि, अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। पहला उत्तर सही होगा। ब्रजभाषा शेरसूरी से नहीं, खड़ी बोली अकबर से नहीं है, डी मैथिली रामजनक से नहीं है। तो सूफी संत मलिक मोहन जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है और ये किस राजा के काल में घटित हुई है? तो यह ठेस, अवधि है, अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पर आधारित है। तो आप देखे ही है, पद्मावती फिल्म भी बन चुकी है। अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। पद्मावती अवधी भाषा का प्रथम बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना जायसी ने
1540 में की थी। इसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा का वर्णन। संत कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से जाना जाता है। इसके 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई, साख, शब्द, निरमनी, कविया कवैया, पद या श्लोक, गाथा, छंद। सही उत्तर क्या है? संत कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से जाना जाता है। इसके 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? सही है, साखी, समर, रामायण। कबीरदास की प्रामाणिक वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया है, जिसमें साखी, शब्द और रामायणी। साखी माने ज्ञान, शब्द माने पद और रामायणी माने रहस्यवाद शामिल है। तो संत कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक है और इसका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है, इतना याद रखिएगा। रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना कौन सी है जिसमें 700 से अधिक दोहे हैं? तो बिहारी सतसई, याद रखिएगा। देखन की छुट्टन लगे घाव करे गंभीर। जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी एकमात्र कीर्ति बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। इसके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन के छुटन लागे घाव करे गंभीर। आधुनिक काल का प्रारंभ, भारतेंदु और द्विवेदी युग। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है जो देश की सामाजिक दुर्दशा पर आधारित है? सही उत्तर है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इसका सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक 1880 में अंग्रेज के राज में भारत की दयनीय स्थिति और आपसी फूट का सजीव चित्रण किया। अंधेर नगरी उनका प्रसिद्ध प्रहंस व्यंग्य नाटक है। हरि बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। हरि बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और सही उत्तर है हमारा प्री प्रवास माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्री प्रवास 1914 में हरि बोली का पहला महाकाव्य है। इसमें कृष्ण के मथुरा गमन और राधा व गोपी के विरह के लोक कल्याणकारी रूप को दिखाया गया है। प्री प्रवास 1914, जब देश आजाद नहीं हुआ था। उसके बाद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी जो देश प्रेम से ओतप्रोत है? सही उत्तर है भारत भारती। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को वर्ष 1912 के प्रकाशित भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार किया। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत का मुख्य कथानक किस उपेक्षित पात्र पर केंद्रित है? तो उत्तर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत, साकेत तो सुने होंगे किसकी? मैथिली शरण गुप्त। किस पे आधारित है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था। राम कथा पर आधारित महाकाव्य, परंतु इसमें मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण की विरहणी पत्नी उर्मिला के त्याग और पीड़ा को मुख्य स्थान दिया था। हिंदी गद्य के विकास में मील का पत्थर माने जाने वाली पत्रिका सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन है? 1903 से 1920 में कौन थे? तो मील का पत्थर माने जाने वाली पत्रिका सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण परिष्कृत किया और नए लेखकों को मंच दिया। उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। छायावाद युग के स्तंभ प्रसाद पंथ निराला महादेवी। अब छायावाद हम देख लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की उस अंतिम और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यात्मक कृति का नाम क्या है जिसे मानव चेतना का विकास माना जाता है? सही उत्तर है कामायनी। कामायनी 1936 में छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें मनुष्य श्रद्धा और ईरा के माध्यम से मानव मन के विकास की कहानी कही गई। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों का सही समूह क्या है? गबन, गोदान, कर्मभूमि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूस्वामिनी। सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटककार हैं। उनके नाटक भारत के शौर्य अंतिम मौर्य और गुप्त काल में आधारित है। हिंदी साहित्य के प्राकृतिक के सुकुमार कवि नाम से किसे जाना जाता है जिन्हें किसी कृत्य चिदंबरा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का अनंत चेतना माना जाता है। वर्ष 1968 में उनकी काव्य कृति चिदंबरा के लिए उन्हें हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? सुमित्रानंद पंत को 1968 में उनकी काव्य कृति चिदंबरा के लिए उन्हें हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी कवि और मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसिद्ध शोक गीत कृति कौन सा है? तो सही उत्तर है कुकुरमुत्ता नहीं, सरोज स्मृति। अनामिका भी नहीं, परिमल भी नहीं। सही उत्तर है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति निराला जी की अपनी दिवंगत पुत्री सरोज की याद में लिखा गया हिंदी का सबसे प्रसिद्ध और करुणी शोक गीत है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, आधुनिक मीरा एक मीरा थी और किसने की? भक्त। और एक आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है महादेवी वर्मा को उनकी किस संकलित कृति के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1982 में निहार रसीम यामा दीपशिखा। से उत्तर है यामा के दे, महादेवी वर्मा को यामा के दे। यामा ने महादेवी वर्मा की 4 कविता संग्रह निहार रश्मि निर्जा और सांद गीत का संकलन है। इस विरह प्रधान और रहस्यवादी काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद तो बहुत लिखे हैं, गबन गोदान, नमक का दरोगा, घर की बेटी, तो ये सब उन्होंने लिखा और बहुत ज्यादा चला है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का वो अंतिम पूर्व उपन्यास कौन था जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है? सही उत्तर गोदान। गोदान 1936 में प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें मुख्य पात्र होरी और धनिया के माध्यम से भारतीय किसान के शोषण, कर्ज और तरफ की अमर कहानी कही गई है। मुंशी प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का आधारित है? सही उत्तर निर्मला। मुंशी प्रेमचंद का वो कौन सा उपन्यास है जो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का आधारित थी? निर्मला। निर्मला उपन्यास से एक युवा लड़की का विवाह उसकी उम्र से के काफी बड़े अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है, जिससे उसका पूरा जीवन त्रासदी बन जाता है। यह अनमोल विवाह की गहरी चोट है। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र अधूरा उपन्यास कौन था जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने बाद में पूरा किया? कायाकल्प, रंगभूमि या मंगलसूत्र गबन? से उत्तर है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास था जिसे वह अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु के बाद उनके लेखक पुत्र अमृत राय ने इसे पूरी किया है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का मुख्य बाल पात्र कौन है जो अपनी दादी अमीना के मेले के लिए चिमटा खरीदता है? ये तो मैं बचपन में देखा था, इस पे फिल्म भी है, जैसे धारावाहिक भी बन सकता है, बना था। ईदगाह बाल मनोविज्ञान और त्याग पर आधारित प्रेमचंद की अमर कहानी। 4-5 साल का गरीब बच्चा हामिद खिलौने और मिठाई छोड़कर अपनी दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए चिमटा लेके आता है। तो ईदगाह का ये है। उसके बाद है प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और तार सप्तक। हिंदी साहित्य के तार सप्तक 1983 ईस्वी के संपादक कौन थे जिन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता की नींव रखी है? सही उत्तर है मुक्तिबोध, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ। सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ। अज्ञा जी ने 1943 में 7 कवियों के संग्रह तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके बाद प्रयोगवाद का जन्म हुआ। अज्ञा जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अज्ञा जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा 1943 में। सड़क से संसद से सड़क तक और कल सुनना सुनना मुझे जैसे क्रांतिकारी जन चेतना की कविताओं के रचयिता कौन है? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। सही उत्तर है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल धूमिल साठोत्तरी कविता के सबसे प्रखर और तीखे राजनीतिक कवि हैं। संसद से सड़क तक उनकी कालजयी रचना है जो भारतीय लोकतंत्र के अंतविरोधियों को जागर करती है। जन कवि के नाम से प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? सही उत्तर वैद्यनाथ मिश्र। धनपत राय, रघुपति सहाय या कुमार विमल? सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन मैथिली के यात्रा उपन्यास से हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते हैं। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। बादल को घिरते देखा उनकी प्रसिद्ध कविता है।
जन कवि के नाम से प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और उनका बादल को घिरते देखा उनकी प्रसिद्ध कविता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस प्रसिद्ध पौराणिक काव्य कृत के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सही उत्तर उर्वशी। उर्वशी दिनकर जी की एक अनूठा काव्य नाटक है जो पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम और अध्यात्म पर आधारित। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रश्मि रथी कर के जीवन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? गुनाहों के देवता और सूरज का सातवां घोड़ा जैसे विख्यात उपन्यासों के लेखक कौन है जिन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया? सही उत्तर धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती और इन्होंने धर्मवीर युग पत्रिका का संपादन किया है। धर्मवीर भारती उपन्यास गुनाहों का देवता चंद्र और सुधा की कहानी हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले उपन्यासों में से एक है। उन्होंने प्रसिद्ध गीति नाटक अंधा युग भी लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है अंचलिक उपन्यास और स्वतंत्र साहित्य। हिंदी साहित्य का प्रथम अंचलित उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है। इसके लेखक कौन है? पंडित नाथ रेणु है, नागार्जुन श्री प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर। से उत्तर है ऑप्शन ए पंडेश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल 1954 के पूर्णिया जिले बिहार में मेरीगंज गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित। रेणु जी ने वहां की बोली लोकगीतों और सामाजिक ताने बाने को आंचलिकता के साथ उभारा है। भारतीय राजनीति और ग्रामीण जीवन पर तीखा व्यंग करने वाले कालजयी उपन्यास राग दरबारी लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी या राही मासूम रजा। से उत्तर है श्रीलाल शुक्ला। भारतीय राजनीति और ग्रामीण जीवन पर तीखा व्यंग करने वाले कालजी उपन्यास राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ला। राज दरबारी 1968 में शिवपालगंज गांव की कहानी के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था, न्याय और राजनीति के खोखलेपन का करारा व्यंग करता है। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास तमस के रचयिता कौन है जिस पर धारावाहिक भी बना है? सही उत्तर है भीष्म साहनी। तमस 1973 के विभाजन के ठीक पहले भड़के सांप्रदायिक दंगों की भयावह का संजीव दस्तावेज है। भीष्म साहनी प्रसिद्ध अभिनेता मलराज साहनी के भाई थे। अगला हिंदी का प्रसिद्ध व्यंगकार कौन है जिन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर और निठल्ले की डायरी जैसी रचनाएं की हैं? तो बताइए निठल्ले की डायरी। सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के व्यंग को एक स्वतंत्र विद्या का दर्जा दिलाने वाले लेखक हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे जैसे हिंदी नाटक विद्या के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक नाटकों के लेखक कौन है? सही उत्तर है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित आधुनिक नाटक है जबकि आधे अधूरे मध्यवर्गीय परिवार की बिखराव और तनाव की कहानी है। महिला लेखिका और आधुनिक विमर्श। महिला लेखिकाओं को भी कई क्वेश्चन आते हैं, इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिंदी साहित्य की किस प्रसिद्ध लेखिका को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए जाना जाता है और जिन्हें 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? से उत्तर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती अपने विशिष्ट भाषाई बुनावट और बोल लेखन के लिए जानी जाती है। जिंदगी नामा के अविभाजित पंजाब के ग्रामीण जीवन का अद्भुत चित्रण है। तो जिंदगी नामा के जो 17 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो कृष्णा सोबती है, याद रखिएगा। आपका बंटी और महाभोज जैसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली उपन्यासों की लेखिका कौन है? सही उत्तर है हमारे भिन्नू भंडारे। शिवानी चित्रा मुर्दुला और प्रभा खेतानय्या मनु भंडारे है। आपका बंटी और तलाकशुदा माता पिता के बच्चे के मानस पर पड़ने वाले असर की कहानी, जबकि महाभोज समकालीन राजनीति और दलित शोषण पर आधारित एक बिजोर उपन्यास और नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले हिंदी उपन्यास रेत समधी की लेखिका कौन है? सही उत्तर गीतांजलि है। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समधी के अंग्रेजी अनुवाद को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला जो हिंदी साहित्य के लिए एक वैश्विक ऐतिहासिक उपलब्ध है। सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये पूछा जाएगा। रेती समधी कौन है? गीतांजलि श्री। टोपी शुक्ला आधा गांव जैसे उपन्यासों के माध्यम से गंगा जमुना संस्कृति और देश के विभाजन के दर्द को उकड़ने वाले लेखक कौन है? टोपी शुक्ला और आधा गांव। सही उत्तर है ऑप्शन सी राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने आधा गांव के गाजीपुर के गंगौली गांव के सिया मुस्लिम की कहानी कही है।
जो विभाजन के समय भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत पथकथा जैसे संवाद भी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, सूफी मत और प्रेम पर आधारित विग्रावती काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? कुतुबन, मंझन, उस्मान, मुल्ला दाऊद। सही उत्तर है कुतुबन। सूफी संत और प्रेम पर आधारित विग्रावती काव्य ग्रंथ। भक्ति काल के सूफी प्रेमाश्री शाखा के कवि कुतुबन ने 1530 ईस्वी में मृगावती की रचना की थी, जिसमें जौनपुर के राजा के पुत्र और मृगावती की प्रेम का वर्णन मिलता है। विदेशी यात्रा, आत्मकथाएं और इतिहास इतिहास ग्रंथ। अब इसके बारे में बात करेंगे। पहला है मौर्य काल में भारत आई यूनानी यूनानी राजदूत मेगास्थित द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, जो प्राचीन भारत समाज का वर्णन करती है? जियोग्राफिका पेरिप्लस इंडिका सीयू की। सही उत्तर है इंडिका। मेगनीसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के सेलुकस निकेटर का राजदूत था। उसकी पुस्तक इंडिका के मूल अंश खो चुके हैं, लेकिन अन्य इतिहासकारों के उदाहरणों और मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? सही उत्तर तुर्की भाषा में। तुर्की, चगटाई तुर्की। बाबरनामा मुगल काल का एकमात्र प्रमुख पुस्तक है जो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल फजल द्वारा लिखी आईना एक अकबरी या अकबरनामा किस भाषा में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है? सही उत्तर फारसी। अब्दुल फजल ने मुगल राजभाषा फारसी के 3 भागों में अकबरनामा लिखा है, जिसके तीसरे भाग को आईना एक अकबरी कहा जाता है। इसमें मुगल प्रशासन के संख्याकी आंकड़े हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री येन सांग, जो राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आया, यात्रा वृतांत का क्या नाम था? तो हुओ की सीयूकी या इंडिका किताब है अल हिंद। सही उत्तर सीयूकी। हेंग सांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और अपनी पुस्तक सीयूकी वेस्ट कंट्री का रिकॉर्ड में भारत का वर्णन किया है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी द्वारा लिखित किस पुस्तक को 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा गया है? शहनामा, किताब अल हिंद, तहकीद ए हिंद या रेहला या सफरनामा। से उत्तर है किताब अल हिंद तहकीक ए हिंद। किताब अल हिंद ए तहकीक ए हिंद है। अल बरूनी अरबी, फारसी और संस्कृत का प्रखंड विद्वान था। उन्होंने किताब में अल हिंद के भारत के विज्ञान, धर्म, खगोल शास्त्र और समाज का अत्यंत निष्पक्ष विवरण अरबी भाषा में लिखा है। अगला है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनकी कृतियां। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1944 में अहमदाबाद किला जेल में बंद रहने के दौरान कौन सी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी? सही उत्तर माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नेहरू जी द्वारा लिखी गई कालजयी कृति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आजादी के आंदोलन तक भारत के इतिहास और दर्शन का विश्लेषण है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की मूल रूप से गुजरात भाषा में लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? सही उत्तर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन की घटनाओं और आत्म सुधार के प्रयोग पर आधारित है। इसका अंग्रेजी अनुवाद उनके सचिव महादेव देसाई ने किया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मांडले जेल ममियार में सजा काटने के दौरान श्री द, श्री भगवद्गीता का आधारित किस महान ग्रंथ की रचना है? गीतांजलि, गीता रहस्य, कर्मयोग शास्त्र या द आर्किटेक्ट होम इन द देवास या ओरियन। से उत्तर है बी गीता रहस्य। गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र। तिलक जी ने गीता रहस्य के माध्यम से यह प्रतिपादन किया कि गीता केवल संन्यास नहीं बल्कि आम इंसान के लिए कर्मयोग एक्शन का संदेश देती है, जिसने स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरित किया है। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू की प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता संग्रह का क्या नाम है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सही उत्तर ए है, गीतांजलि नहीं है। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू का भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहली राज महिला थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वॉल ऑफ टाइम इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पंजाब केसरी द्वारा लिखी गई वह कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश
आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी? तो सही उत्तर है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के एक मिस मियो नामक विदेशी लेखिका की भारत विरोधी पुस्तक मदर इंडिया के जवाब में लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत की बदहाली के लिए ब्रिटिश राज को जिम्मेदार ठहराया था। ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन इसमें से जरूर एक दो पेपर में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। इसका दूसरा पार्ट, हमारा 11वां भाग रहेगा भारतीय दर्शन और अर्थशास्त्र और प्राचीन राजनीति। इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा, एक दो दिन में। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।